Welcome everybody to this new lecture of our book Electrodynamics. Today we will discuss about a new topic of our syllabus unit number 3rd. This is the gauge transformation, and after that, when we are familiar with the gauge transformation, then we will discuss about the Coulomb gauge and also the Lorentz gauge, and also in this topic, the conclusion of this topic is that we are familiar, we have to be familiar with the new operator, D'Alembert operator. So before we start this topic, we have done some calculation in our last lecture. The value of magnetic field vector B can be written in the form of magnetic vector potential A in this by this equation, that B equals to del क्रॉस A. और जब हमने इस इक्वेशन को राइट डाउन किया था, जब तो हमने इसके साथ साथ इस रीजन को भी देखा था कि हम कैसे इस इक्वेशन को इसी फॉर्म का लिख पाते हैं, ठीक है। और दूसरा हमने कैलकुलेशन की थी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई का, और पिछले वाले टॉपिक से हमने ये डिड्यूस किया था द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई कैन बी रिटन एज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, स्केलर पोटेंशियल, एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। तो ये दोनों कैलकुलेशन हमने पिछले वाले टॉपिक से की थी। दूसरी बात मैं यहाँ ये क्लियर कर दूं कि इस टॉपिक में हमें बहुत सारे रिजल्ट्स यूज करने पड़ेंगे पिछले वाले टॉपिक से। तो मैं ये चाहता हूँ कि हाँ, पहले जो पिछले वाले टॉपिक को एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, एक बार थोड़ा सा हम उसके ऊपर कुछ काम कर लेते हैं, ताकि जो क्वेश्चंस या जो डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं उसको हम फिर आराम से यूज कर सके। तो इस तरह से हमने ये पहले टॉपिक्स को स्टडी किया था। जो टॉपिक हमने पढ़ा था स्केलर एंड द वेक्टर पोटेंशियल, और स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल में हमने ये स्टडी किया था कि इस तरह के अगर हमारे पास 4 मैक्सवेल इक्वेशंस हैं इन द रीजन वेयर द चार्ज एंड द करंट डेंसिटी बोथ आर एग्जिस्ट विच इज द फंक्शन ऑफ पोजिशन एंड टाइम, तो ये जो इक्वेशन है डेल क्रॉस ई मुझे इमीडिएटली परमिट करती है टू डिड्यूस potential like in this form, that is E can be written as minus the negative gradient of scalar potential। और इस इक्वेशन को मैं केवल तभी लिख पाता हूँ जब इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास हो, दैट इज द जिसका रोटेशनल मोमेंट जो जिसका जो कर्लिंग है वो 0 हो, या फिर मैं कहूँ कि ये इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इरोटेशनल नेचर का है। और इसी वजह से मैं कुछ इस तरह का एक स्केलर पोटेंशियल को डिड्यूस कर पाता हूँ बाय द इक्वेशन नंबर 1। लेकिन जब हम मैग्नेटोस्टैटिक की स्टडी करते हैं तो फिर हमारे पास इस तरह की फॉर्म की कोई भी इक्वेशन नहीं होती, यानी डेल क्रॉस बी टाइप की हमारे पास कोई डेल क्रॉस बी टाइप की तो इक्वेशन होती है, लेकिन इक्वल्स टू 0, यानी एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जिसका कर्ल 0 हो, ऐसा कोई भी इस नेचर का मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास मैग्नेटोस्टैटिक में हम स्टडी नहीं करते। द मैक्सिमम रिजल्ट वी हैव इन मैग्नेटोस्टैटिक्स इज दैट द डेल डॉट बी इज इक्वल्स टू 0, व्हिच इज नोन एज द गॉसेस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स, दैट द डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी इक्वल टू 0, बट कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज 0 एंड दैट इज डिनोटेड बाय द एम्पियर्स लॉ। और जब इस तरह की सिचुएशन के साथ हमने काम किया तो हमने एक इस नेचर का मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल डिड्यूस किया, दैट इज बी इक्वल्स टू डेल क्रॉस ए। इस तरह के नेचर का हमें मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल मिला। यानी अगर मैं सिंपली कहूं आपको कि मेरे पास 2 पोटेंशियल्स हैं, अब एक है मेरे पास स्केलर पोटेंशियल जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ थ्रू आउट दिस बुक बाय वी, और एक दूसरे टाइप का मेरे पास पोटेंशियल है जो वेक्टर नेचर का पोटेंशियल है, वो है वेक्टर पोटेंशियल ए। तो अब मुझे इन दोनों पोटेंशियल के साथ वर्क करना है, यानी
अब मैं केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या मैग्नेटोस्टैटिक्स में काम नहीं कर रहा हूँ, अब मैं काम कर रहा हूँ एक ऐसे रीजन में जहां मुझे इन दोनों पोटेंशियल्स की जरूरत है। ठीक है, तो मेरा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, या मैं कहूँ वो स्केलर पोटेंशियल है मेरे पास, वो है मेरे पास E इक्वल्स टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ स्केलर, दैट इज E इक्वल्स टू माइनस डेल V टाइप का मेरे पास एक पोटेंशियल है। और दूसरा मेरे पास जो पोटेंशियल जो मैग्नेटिक फील्ड मुझे प्रोवाइड कराता है वो मेरे पास है B इक्वल्स टू डेल क्रॉस A टाइप का मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल है। तो अगर मैं इन रिजल्ट्स को यूज करना चाहता हूं तो सबसे पहला जो सबसे अच्छा साधन है मेरे पास, जो सबसे अच्छा तरीका है इन रिजल्ट्स को सॉरी इन रिजल्ट्स को यूज करने का, तो वो मेरे पास है ये चार मैक्सवेल की इक्वेशंस। इन चार मैक्सवेल की इक्वेशंस को यूज करके मैं बहुत सारे रिजल्ट्स यहाँ से फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं पहले यूज कर रहा हूँ द इक्वेशन नंबर थर्ड ऑफ मैक्सवेल, दैट इज द फैराडेज लॉ। और इस इक्वेशन को जब मैं यूज करता हूँ तो इस इक्वेशन को मैंने क्या किया कि डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल टी, आप इसका स्टेटमेंट जानते हैं, हम बहुत सब लोग फेमिलर हैं इसके स्टेटमेंट से। दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड or a changing magnetic field is always induces an electric field. Okay, this. So अगर जो दो रिजल्ट मुझे इस कैलकुलेशन से आए हैं उनको मैं यूज करना चाहता हूँ, तो मेरे पास यूज करने के यही चार मैक्सवेल की इक्वेशंस हैं। और इनमें से मेरे पास जो रिजल्ट है वो है ई वेक्टर ई, द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई जो मुझे देता है माइनस डेल वी, और दूसरा मेरे पास है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी जो मुझे देता है डेल क्रॉस ए, दैट इज द कर्ल ऑफ मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि डेल क्रॉस ई इक्वल्स टू माइनस डेल वी बाई डेल टी इक्वेशन से मैं फेमिलर हूँ, तो डेल क्रॉस ई जो का तो रहा, राइट हैंड साइड में मैंने बी की जगह डेल क्रॉस ए रख दिया। और इस तरह का मेरे पास एक इक्वेशन बना कि डेल दोनों में से कॉमन आ गया क्रॉस ई के साथ, और दूसरा क्रॉस आएगा मेरे पास डेल ए ओवर डेल टी के साथ। तो फिर से ये उसी तरह का फील्ड बन गया जिस तरह के फील्ड से मैं अभी काम करके आया, दैट इज डेल क्रॉस ई टाइप का ये फील्ड है। तो मैं इसको फिर से कैसे लिख सकता हूँ, दैट ई इक्वल्स ई प्लस डेल ए बाई डेल टी इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर पोटेंशियल। और इस तरह का मेरे पास एक इक्वेशन आता है, इस इक्वेशन को मैं कहता हूँ इक्वेशन नंबर 4। और इक्वेशन नंबर 4 की ये विशेषता है कि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड देता है इन द टर्म्स ऑफ स्केलर पोटेंशियल एंड also in the term of मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसा फील्ड नहीं है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको कैलकुलेशन यहाँ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में करना है तो अब आपको दोनों पोटेंशियल चाहिए होंगे, आपको स्केलर पोटेंशियल भी चाहिए होगा और आपको वेक्टर पोटेंशियल भी चाहिए होगा। आप ग्रेडियंट निकालेंगे स्केलर पोटेंशियल की, आप रेट ऑफ चेंज निकालेंगे मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल का, और तब जाके आप कैलकुलेशन कर पाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 4 मेरे को ये बताती है, और मैं इसलिए इसको रिवाइज कर रहा हूँ, मैं फिर पहले भी आपसे बात कर चुका हूँ इस बारे में कि ये जो रिजल्ट्स हैं ये मेरे को आगे जो गेज ट्रांसफॉर्मेशन वाला मेरा टॉपिक है उसमें मुझे कहीं ना कहीं यूज करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं इनको तो थोड़ा सा इसलिए मैं इसको फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेचर है कुछ इस तरह का आएगा, और इक्वेशन नंबर 4 मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड देगी जो दोनों पोटेंशियल्स पे डिपेंड करेगा, स्केलर पोटेंशियल पर भी और वेक्टर। मैं अब इनको इलेक्ट्रोस्टैटिक स्केलर पोटेंशियल ना कह के इसको मैं सीधा स्केलर पोटेंशियल और इसको सीधा वेक्टर पोटेंशियल अब आगे से हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, अब मैं इक्वेशन नंबर 4 फिर से मुझे कुछ और ज्यादा रिजल्ट्स ड्राइव करने हैं, तो मैं अब इक्वेशन नंबर चूंकि आप ये देख रहे होंगे कि अभी मैंने इक्वेशन केवल एक मैक्सवेल का इक्वेशन यूज किया है, दैट इज इक्वेशन नंबर 3, और उसने मेरे को ये इक्वेशन नंबर 4 यूज की। अब मैं इक्वेशन नंबर 1 को यूज कर रहा हूँ, डेल डॉट इक्वल्स टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट, और ई का ये जो वैल्यू मैंने यहाँ इक्वेशन नंबर 4 से पुट अप किया है, जो मैंने डिड्यूस किया, मैं फिर से इसको यहाँ डाल रहा हूँ, और इस तरह सॉरी इस तरह का एक इक्वेशन
मुझे मिलता है दैट इज डेल स्क्वायर वी प्लस डेल बाई डेल टी डेल ओ ए डॉट ए इक्वल्स टू माइनस रो बाई एप्सिलॉन से दिस इक्वेशन नंबर 5th। ओके, अब ये वाला इक्वेशन कहाँ से आया मुझे, ये कहाँ से मुझे फॉर्मुलेशन मिला, ये मुझे मैक्सवेल इक्वेशन नंबर 1st देती है। और इस फॉर्मुलेशन की विशेषता ये है कि मेरे पास यहाँ स्केलर पोटेंशियल है जो लाप्लासियन की ऑपरेशन में है, और मेरे पास यहाँ वेक्टर पोटेंशियल है जो पहले डाइवर्जेंस की फॉर्म में, और उसका फिर रेट ऑफ चेंज हमें निकालना है, और वो किसके बराबर आएगा, नेगेटिव ऑफ रो बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 5th। ठीक है, तो अभी तक जो हमने किया है इस टॉपिक में वो ये है कि पहले मुझे स्केलर पोटेंशियल का पता लगाना था, तो मैंने कहा वो होता है E इक्वल्स टू माइनस डेल वी टाइप का। फिर मुझे मुझे मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल का पता लगाना था, मैंने उसको बोला कि B इक्वल्स टू होता है डेल क्रॉस ए टाइप का मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। फिर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का पता लगाना था, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने कहा कि वो इस नेचर का होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड अब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में केवल स्केलर पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल पे भी डिपेंड करता है। और ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 मुझे बता रहा है कि ये जो दो पोटेंशियल्स आपने निकाले हैं, द स्केलर पोटेंशियल एंड मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, ये दोनों एक दूसरे के साथ कुछ इस रिलेशन में रहते हैं, इस रिलेशन में रहते हैं, जो रिलेशन देता है मुझे इक्वेशन नंबर 5th। फिर से मैं जो लास्ट मेरे पास मैक्सवेल इक्वेशन बची हुई है, मैं फिर से उसको यूज कर लेता हूँ। और चूंकि मैं इक्वेशन नंबर 1st को यूज कर सकता हूँ, कर लिया मैंने, इक्वेशन नंबर 2nd को मैंने यूज कर लिया, इक्वेशन नंबर 3rd को मैंने यूज कर लिया, अब एक ही बची हुई मैक्सवेल इक्वेशन है मेरे पास, इक्वेशन नंबर 4th, तो उसको भी हम यूज कर लेते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे जब इस टॉपिक को, तो इक्वेशन नंबर 4th ऑफ मैक्सवेल इक्वेशंस इज लाइक दैट, डेल क्रॉस बी इक्वल्स टू म्यू नॉट जे प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन डेल ई ओवर डेल टी। तो यहाँ से b का वैल्यू आपको पता है डेल क्रॉस ए टाइप का होता है, और e की वैल्यू भी आप अभी अभी कैलकुलेट करके आए हैं, वो कुछ इस तरह का होता है, दैट इज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पोटेंशियल माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। और ये फिर से b की वैल्यू जब हमने कहा डेल क्रॉस ए, तो फिर से ये फॉर्मूला बन गया a क्रॉस b क्रॉस c वाला, बाक का रूल लगाया, बाक का रूल से हमारे पास कुछ इस तरह का फॉर्मुलेशन आया, म्यू नॉट जे, ये वाली टर्म सेम रही, एज इट इज रही, म्यू नॉट एप्सिलॉन डेल ओवर डेल टी को हमने आगे की तरफ फॉरवर्ड किया, तो ये वाला टर्म हमें मिला। और फिर इस वाले टर्म की मल्टीप्लाई जब हमने ब्रैकेट में इस टर्म के साथ की, तो कुछ इस तरह का टर्म हमें मिला। इन टर्म्स को हमने रीअरेंज किया, जो डेल वाले टर्म्स थे ये दोनों, इनको हमने एक साथ रखा, और जो बाकी बचे हुए टर्म हैं, ये टर्म और ये टर्म, हमने इनको एक साथ रखा, और राइट हैंड साइड में हमारे पास आ गया म्यू नॉट जे, एंड से दिस इज इक्वेशन नंबर 6। ओके, और बहुत ही ये थोड़ा टिपिकल टाइप की एक इक्वेशन आई है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 6। तो कोई नहीं, फिर हम इसे आगे की तरफ सोल्व जब करेंगे तब आपको लगेगा कि ये इस तरह की इक्वेशन हमारे पास क्यों आई थी और इसका क्या रीजन था। So let us start today's topic, that is the gauge transformation. Okay, तो अभी तक जो हमारे पास नॉलेज है इन दिस यूनिट वो ये है कि कर्ल ऑफ ई मुझे एक वेक्टर पोटेंशियल के, एक स्केलर पोटेंशियल के साथ छोड़ता है, जो है E इक्वल्स टू दैट वेक्टर फील्ड इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू E इक्वल्स टू माइनस डेल वी टाइप का। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर B मुझे एक दूसरे मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल के साथ छोड़ता है, जो है B इक्वल्स टू डेल क्रॉस ए टाइप का। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, वो हो जाता है E इक्वल्स टू द वेक्टर E इक्वल्स टू माइनस डेल बी माइनस डेल ए ओवर डेल टी, इस टाइप का हो जाता है। और एक इक्वेशन नंबर 5th जिसे हमने कहा वो रिलेट करती है द स्केलर पोटेंशियल टू द मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, और एक इस तरह का इक्वेशन हमें मिला है बाय इक्वेशन नंबर 6। ओके, सो लेट्स नाउ स्टार्ट द गेज ट्रांसफॉर्मेशन। ओके,
what is gauge transformation actually? So we have these types of electric and magnetic field. Now in electrodynamics, that B equals to del cross A and E equals to minus del V minus del A over del T. Say this is equation number 7 and this is equation number 8. Okay, moving forward from the last topic, this is equation number 6 of the last topic, and this is equation number 7, this is equation number 8. Okay, magnetic field in this type of magnetic field we get there, and this is the electric field we get here is E equals to minus del V minus del A over del T. This is equation number 8 here. Okay, so let us consider a transformation of scalar potential V and magnetic vector potential A such that, देखिए जो गेज ट्रांसफॉर्मेशन है उसका एक सिग्निफिकेंट टारगेट है हमारे पास। सिग्निफिकेंट टारगेट ये है कि पहला टारगेट तो ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो कंक्लूजन के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, जो कंक्लूजन ये टॉपिक मुझे देगा वो ये है कि पहला कंक्लूजन तो ये टॉपिक मुझे देगा ये कि जो बी है, जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी है और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई है, जो इस टाइप के हमारे पास है, जो दिए हैं इक्वेशन नंबर 7 और इक्वेशन नंबर 8 से, वो इनवेरिएंस हैं अंडर गेज ट्रांसफॉर्मेशन। अभी आपको पता लगेगा गेज ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। और दूसरा एक रिजल्ट और हमारे पास यहाँ आएगा कि जो स्केलर पोटेंशियल है V और मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल है A, ये यूनिक पोटेंशियल नहीं है। यानी अगर इनकी फॉर्म को भी आप चेंज कर दें, इनकी जगह कोई दूसरा पोटेंशियल, दूसरा स्केलर पोटेंशियल, दूसरा जो मैग्नेटिक पोटेंशियल या मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल आप यूज करें तो भी E और B के रिजल्ट्स पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। यानी ये कोई यूनिक पोटेंशियल्स नहीं है, इनकी जगह आप कोई दूसरे पोटेंशियल, किसी स्पेशल फॉर्म के पोटेंशियल्स को अगर यूज करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड E और मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। ओके, so let's see this. So let us consider a transformation of scalar potential V and magnetic vector potential A such that A, vector A can be written as vector A dash, that is vector A, जो मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल है A, उसको मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया बिकॉज दिस द गेज ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने किसी दूसरे वेक्टर A डैश से ट्रांसफॉर्म कर दिया और वो A डैश वेक्टर कुछ इस तरह का है कि वेक्टर A जो ओरिजिनल वेक्टर था मेरे पास, वेक्टर A, देखिए जो मेरे पास ओरिजिनल वेक्टर था वेक्टर A, उसको मैंने किसी दूसरे मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल A डैश से रिप्लेस कर दिया और A डैश कुछ इस तरह का वेक्टर है कि जो मेरे पास ओरिजिनल वेक्टर था उसके ग्रेड ऑफ साही, अगर ग्रेड ऑफ साही से मैं उस वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास एक दूसरी टाइप का वेक्टर आता है जिसको मैं कहता हूं मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल A डैश। ओके, और साही क्या है यहाँ? वह साई इज एन स्केलर क्वांटिटी और फंक्शन, कोई भी स्केलर या क्वांटिटी या फंक्शन हम उसको कंसीडर कर लेते हैं। दूसरा जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कुछ इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है, जो स्केलर पोटेंशियल है मेरे पास V, उसको मैंने किसी दूसरे पोटेंशियल से ट्रांसफॉर्म कर दिया जिसको मैंने कहा नाम दिया V डैश, और V डैश कुछ इस तरह का पोटेंशियल है कि जो मेरे पास ओरिजिनल पोटेंशियल है उसमें मैं ऐड कर दूं अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट स्केलर क्वांटिटी, तो मेरे पास आता है एक दूसरा स्केलर पोटेंशियल जिसको मैंने नाम दिया V डैश। ठीक है, तो अब इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन अगर मैं A में और V में कर दूं तो मेरे को अब चेक करना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मेरे पास है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर मेरे पास है जो मुझे देता है इक्वेशन नंबर 7 और इक्वेशन नंबर 8, उन पर क्या इफेक्ट आएगा इन ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से, इफेक्ट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर B, ये मेरे पास टारगेट है। तो इन द लाइट ऑफ दीज ट्रांसफॉर्मेशन let us calculate the transformed field and
field, that is the transform electric and transform magnetic field. So अब जो इन वेक्टर से वेक्टर a डैश जो अब मेरे पास नया मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल है जो ट्रांसफॉर्म हुआ है उसी पुराने वाले पोटेंशियल से, और मेरे पास जो नया स्केलर पोटेंशियल है जो ट्रांसफॉर्म हुआ है उसी पुराने स्केलर पोटेंशियल से, इनको मैं ट्रांसफॉर्म करता हूं और इन इक्वेशंस को, जो इक्वेशंस हैं मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की, इन्हीं पे मैं ट्रांसफॉर्म करके देखता हूं. तो लेट्स सी दैट. सो द वेक्टर बी डैश इज इक्वल्स टू द डेल क्रॉस a dash, that is curl of magnet. This is the old result we have कि हम किसी भी मैग्नेटिक फील्ड को हम कर्ल ऑफ मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल के फॉर्म में लिख सकते हैं. तो a डैश की वैल्यू मुझे पता है यहाँ से, a डैश की वैल्यू मेरे पास है a डैश वेक्टर a डैश इक्वल टू वेक्टर a माइनस ग्रेड ऑफ साही. तो मैंने इसको यहाँ a डैश की वैल्यू पुट अप की, डेल का ऑपरेशन किया. तो b डैश जो नया मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ इस तरह का आएगा. डेल इज क्रॉस प्रोडक्ट विद a gives me del cross a and del when cross product with del psi gives me this type of function. Okay, so b dash is equals to del cross a, and look at this product. Look at this product. This is the del cross del of psi, that is curl of gradient. What is this? The bracketed term. This is the gradient of psi, gradient of some scalar, this, and curl of gradient is always 0. So this term will be 0. So we have the magnetic field is of the form that del cross A minus 0. Why 0? Because this is the curl of gradient. So B dash equals to del cross A and is equals to B, the old magnetic field. The old magnetic field. यानी जब आप इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इनवेरिएंस रहता है इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन के साथ. ठीक है. सो मैग्नेटिक फील्ड इज इनवेरिएंस under these types of transformation, and that's why the magnetic field is known as, this type of magnetic field is known as Gauss invariant magnetic field, and this transformation is known as Gauss transformation. Okay, so let's see the same case in the case of electric field. Okay, so let's see here. ये मेरे पास नया इलेक्ट्रिक फील्ड है ई डैश. ई डैश का जो फॉर्म होगा वो उसी तरह का होगा, माइनस डेल बी एंड माइनस डेल ए डैश ओवर डेल टी. इस तरह का मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. तो मैं अब V का वैल्यू पुट करता हूं और A की वैल्यू पुट कर देता हूं. ठीक है. सो जब V की वैल्यू हम पुट करेंगे, V डैश की एक्चुअल वैल्यू पुट करेंगे, तो डेल माइनस डेल इज एज इट इज, डेल इज ऑपरेटर वेक्टर ऑपरेटर डेल. ये फ्रीडम आपकी है कि आप डेल के ऊपर एरो लगाएं या डेल के ऊपर एरो ना लगाएं, ये आपकी फ्रीडम है अकॉर्डिंग. क्योंकि मैंने इस पूरी बुक में जब भी डेरिवेशन किए तो डेल के ऊपर एरो का साइन यूज किया, इसलिए मैंने यहाँ भी डेल के ऊपर एरो का साइन यूज किया है. तो V डैश को मैं ट्रांसफॉर्म करूंगा बाय दिस टाइप ऑफ फंक्शन V प्लस डेल साही ओवर डेल टी, जैसे हमने कंसिडर किया था अभी. और A डैश को मैं रिप्लेस करूंगा इस टाइप के फंक्शन से A माइनस डेल ऑफ साही से, और फिर मैं देखता हूँ रिजल्ट कैसे आते हैं. तो जब मैंने V डैश की जगह रिप्लेस किया V प्लस डेल साही बाई डेल टी और A डैश को रिप्लेस किया A माइनस डेल साही, तो डेल इज ऑपरेटेड ऑन V गिव्स मी del V. Del is operated on del psi over del t gives me del by del t of del psi. क्योंकि जब del का ऑपरेशन इस फंक्शन पे होगा
तो यहाँ ये भी ऑपरेटर है, डेल भी एक ऑपरेटर है, और डेल ओवर डेल टी भी एक ऑपरेटर। तो ऑपरेटर पे तो ऑपरेट नहीं होगा, ऑपरेटर हमेशा एक फंक्शन पे ऑपरेट होगा। तो ऑपरेटर डेल ओवर डेल टी रहा एज इट इज, माइनस की वजह से ये प्लस का साइन हो गया माइनस, और डेल जो ऑपरेट करेगा इस फंक्शन साही पे ऑपरेट करेगा, जिसको हमने एक स्केलर फंक्शन कंसिडर किया है। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ फंक्शन वी हैव दैट माइनस डेल ओवर डेल टी एंड डेल ऑफ साही। और फिर जब ये ऑपरेटर इस पोटेंशियल जो मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल इस पे ऑपरेट करेगा तो कुछ इस तरह का फंक्शन मेरे पास आएगा, और इस माइनस की वजह से माइनस का साइन हो जाएगा प्लस। फिर से वही वाली कहानी है कि डेल बाई डेल टी भी एक ऑपरेटर है, डेल भी एक ऑपरेटर है, और साही केवल एक फंक्शन है। तो फिर से ये ऑपरेटर इस ऑपरेटेड फंक्शन पे काम करेगा तो कुछ इस तरह का फंक्शन मुझे मिलेगा। आप ये देख रहे होंगे कि ये वाला फंक्शन नेगेटिव साइन के साथ, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म पॉजिटिव साइन के साथ दोनों सेम टर्म है। तो हमारे पास आ गया द न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज माइनस डेल बी and minus del A over del T is the same form as we write by equation number 8, or we can write in the very initial phase of this topic, this E equals to minus del B minus del A over del T given by equation number 4 in our last topic. This is the form of electric field and this is also the form of the new electric field. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो अभी का फॉर्म है वो उसके पुराने फॉर्म से एग्जैक्टली मैच करता है। तो हम ये कह सकते हैं इन रिजल्ट्स के बिहाफ पे कि जो हमारे पास गेज ट्रांसफॉर्मेशन है, कुछ इस तरह के वेक्टर्स जब हम स्टडी करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर and magnetic field vector remains invariant under the transformation given by equation number 3 and equation number 4, and these fields vector are known as Gauge invariant, and such transformation is known as Gauge transformation. These transformation also prove that A and V are not unique. This is known as the non-uniqueness of magnetic vector potential A and स्केलर पोटेंशियल V। तो हम ये सिंपली कह सकते हैं कि अगर हम गेज ट्रांसफॉर्मेशन करें और स्केलर पोटेंशियल और मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल को किसी दूसरे फंक्शन से, किसी एक डेफिनिट फॉर्म वाले फंक्शन से हम रिप्लेस करें, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है उन दोनों के फॉर्म पे कोई इफेक्ट नहीं आता। अर्थात इस तरह का जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में अब हम स्टडी कर रहे हैं उन पे इफेक्ट नहीं करता। और साथ ही साथ एक दूसरा रिजल्ट जो हमें प्रोवाइड कराता है वो ये है कि जो मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल का फॉर्म है और जो स्केलर पोटेंशियल का फॉर्म है वो बहुत ज्यादा यूनिक नहीं है, यानी एक जैसा एक डेफिनिट फॉर्म उनका नहीं है। उनको आप किसी दूसरे फॉर्म से रिप्लेस कीजिए तब भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मुलिज्म है, जो उनका फॉर्मूलाज हैं या उनका जो इफेक्ट है वो चेंज नहीं होता। तो इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन या इस तरह के, पहले हम बात करें फील्ड्स की, तो इस तरह की जो फील्ड्स हैं उनको हम बोलते हैं गोज या गैज या गेज, जो भी आप प्रोनाउंसिएशन यूज करना चाहे, गेज इनवेरिएंट फील्ड्स। और इस तरह के जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं उनको हम कहते हैं गेज ट्रांसफॉर्मेशंस। ओके, और एक फॉर्मुलेशन जो हम यहाँ हम स्टडी कर रहे हैं वो ये है कि हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन हो वो कुछ इसी फॉर्म का होना चाहिए,
कुछ इसी फॉर्म का होना चाहिए। अब किसी दूसरे वेक्टर पोटेंशियल से भी, लेकिन फॉर्म उसका यही होना चाहिए, डेफिनेट फॉर्म का होना चाहिए, तब जाके आप ये रीड कर पाते हैं कि इनको हम अगर ट्रांसफॉर्म भी कर दें तो भी हम हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है उन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सो स्टूडेंट्स, that's all for now and we will meet into the next one. Thank you.